इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में हम लोग देखेंगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करने के बारे में देखेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and the formula of the substance involved in it, it is known as chemical equation। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग ट्रीट करवाते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होते हुए दिखता है। अब इसी को आप क्या करो, इक्वेशन के फॉर्म में लिखने जाओ तो जिंक का सिंबल होता है जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। ठीक है, सो इतने बड़े इक्वेशन को लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें। और इसको और भी बोल सकते हैं सिंपल वर्ड इक्वेशन तो ये है। केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड we get zinc sulfate and hydrogen gas is involved। उतने लंबे से रिएक्शन को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, उस शॉर्ट फॉर्म को हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। और वर्ड इक्वेशन को भी और शॉर्ट फॉर्म में ओनली बाय यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। उसको भी और शॉर्ट फॉर्म कर लिया हम लोग। अब केमिकल इक्वेशन जो होता है हमारे पास दो तरह के होंगे, एक तो बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। A equation having equal number of atoms of different elements in the reactants and products। तो reactants और product, reactants वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो खुद रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। और उनका अगर एक से ज्यादा आपने रिएक्टेंट लिखा है तो उनके बीच में हम लोग प्लस का साइन देते हैं। और उसी तरह से जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर the reaction after the completion of reaction is known as product। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना है तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस के साइन से हम लोग सेपरेट करते हैं। दो प्रोडक्ट है हमारे पास और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एक एरो का यूज करते हैं। और ये जो एरो का डायरेक्शन वो दिखाता है जो टेल पार्ट ऑफ द एरो, जिधर टेल पार्ट है, टेल पार्ट की तरफ वाला जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सारे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। वहीं हेड पार्ट की तरफ जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। सो इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जितने भी एटम होते हैं सबकी संख्या, जो नंबर्स ऑफ एटम इक्वल होते हैं दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में। चलो हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या इक्वल है इस केमिकल रिएक्शन में, इक्वल है कि नहीं। जिंक के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, सल्फर के बारे में बात करेंगे और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। इस पूरे रिएक्शंस में यही चार एटम आपको, यही चार एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या, जिंक मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। उधर भी जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही इन चारों के अलावा और तो कुछ है नहीं। चलो अब हम लोग रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में देख लेते हैं क्या बराबर है, इज इट सेम ऑन रिएक्टेंट साइड और as well as product side or not। So for zinc let us see, in reactant side it is only 1, in product side also it is only 1। obviously zinc is equal in both the sides। now let us see about hydrogen। hydrogen, here we have 2 hydrogen, in the product side also we have 2 hydrogen, both are equal। then let's look for the sulfur। in sulfur we have only 1 sulfur and in the product side also we have 1 सल्फर, दोनों तरफ एक एक ही सल्फर है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन एंड इन द प्रोडक्ट साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन। सो यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ जिंक, द नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड इज इक्वल एज वेल एज the number of hydrogen, sulfur and oxygen in reactant as well as product side both. In the both reactant and product they are same in number। so the equation in which both the numbers of atoms of every element present in reactant or product side is same, such type of chemical equation is known as balanced chemical equation। moving further we will discuss about skeletal equation।
Skeletal equation is also known as unbalanced equation. Let us talk about what is skeletal equation. A skeletal equation represents a chemical reaction using formula. सेम टू सेम जैसा केमिकल इक्वेशन है वैसा ही है ये भी. यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का विदाउट इंडिकेटिंग क्वांटिटीज. इसमें क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं करते. वी डोंट यूज क्वांटिटी, कितना लिए कितना गया, ठीक है. और स्टेट ऑफ मैटर, क्वांटिटीज और स्टेट ऑफ मैटर. हियर वी हैव ओ स्टेट ऑफ मैटर, या तो क्वांटिटी या फिर स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको हम लोग डिटरमाइन यहाँ नहीं करते, उसको हम लोग सो यहाँ पे नहीं करते. हाउएवर यहाँ पर देखोगे आप, if we will see the number of hydrogen, only two different elements we have, oxygen and hydrogen. Let us talk about the number of hydrogen in reactant side and in product side. The number of hydrogen in reactant side is 2 and in product side it is also 2. So the number of hydrogen is equal on the both side. Let us see what about oxygen. On the reactant side the number of oxygen is 2, but the number of oxygen on the product side is only 1. So it is not a balanced chemical equation. इसमें जितना मास इधर है उतना मास इधर है नहीं. So हम लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंपल केमिकल रिएक्शन. आई हैव रिटन सिंपल केमिकल रिएक्शन, नॉट न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपका मास चेंज हो सकता है, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो हम लोग सिंपल केमिकल रिएक्शंस के बारे में बातें करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं. क्लास 9 में आपने पढ़ा है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह वगैरह आपने पढ़ा है. हाइड्रोजन के मास के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1. वी हैव 2 हाइड्रोजन, 1 into 2 is equals to 2. Mass of oxygen on reactant side, the mass of oxygen is 16. Here we have 2 oxygen, means 16 into 2 is equals to 32. Understood now? 32 plus 2 is equals to 34. So we have 34. If we will take it in gram or unit, if you will say molar, then we will take in gram. Let us see the mass of water formed here. So in the product side, the number of hydrogen is equals to 2, and the mass of hydrogen is 1, and the number of hydrogen is equals to 2. 2 into 1 is equals to 2. And again in oxygen, the mass of the oxygen is 16, and the number of oxygen is 1. So 16 plus 2 is equals to 18 only. So is it possible? आप खुद ही सोचो, if you went to a shop, अगर एक आप दुकान गए हो, उस दुकान में आपने पैसे दिए 50 रुपये का, तो आप 30 रुपये का सामान लेकर के वापस तो लौटोगे नहीं. 30 रुपये का सामान आपने लिया एंड यू विल टेक 20 रुपीज़ बैक फ्रॉम द शॉपकीपर. उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 34 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड फॉर्म में 34 ग्राम देता हूँ, तो यहाँ हमारे पास 18 ग्राम ही क्यों बन रहा है? या तो इधर ज़्यादा बनेगा या तो फिर इधर हम लोगों ने कम लिया होगा. तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. ओके, in order to balance a chemical equation, first of all we will consider any equation. Suppose in the previously we have seen that the formation of water when hydrogen burns in the presence of air. Let us talk about this equation. We already have discussed the number of hydrogen in the reactant part is 2 and in the product part is also 2. Talking about oxygen, the number of hydrogen is 2 and the number of oxygen on the reactant part is equals to 2 and the number of oxygen in the product part is 1. So it is not balanced. One oxygen is less here. हम लोगों ने जैसे बात किया कि अगर आप 50 रुपया दोगे तो आप 30 रुपये का सामान लेकर के 20 रुपया वापस तो छोड़ोगे नहीं, 20 रुपया वापस भी लोगे, तो हम लोग ये कहाँ गया, 2 ऑक्सीजन दिए, एक ही ऑक्सीजन में. लेट अस बैलेंस है. तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड. हीट एंड ट्रायल मेथड. हीट एंड ट्रायल, हीट एंड रन नहीं है, हीट एंड ट्रायल मेथड. तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना है, आपको कोई भी एक नंबर आपको डालना, और जब भी हम लोग बाहर से नंबर डालेंगे याद रखना है, whenever you put a number from yourself outside, तो आप कभी भी इस फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं करोगे. You will not disturb the formula.
सपोज हियर वी हैव 2 ऑक्सीजन, ऐसे 2 रख दिए तो हो गया बैलेंस। नो, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो नाम ही चेंज हो जाएगा। H2O इज वाटर एंड H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये गलती नहीं करना। दो ऑक्सीजन इधर, इधर भी 2 ऑक्सीजन रख दिए, हो गया ना, नॉट दिस। ये गलती हम लोगों को नहीं करना। जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो जब हम लोग बाहर से कुछ नंबर लिख रहे हैं, ऑलवेज राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा किधर लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंपाउंड, बोल सकते हो आप, केमिकल बोल सकते हो, सब्सटेंस बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड का एक सिंपल सा फंडा है, वो फंडा याद कर लो आप। सबसे पहले किस एक केमिकल इक्वेशन में हम लोग बैलेंस करेंगे मेटल को, फिर बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, बैलेंस मेटल, देन बैलेंस नॉन मेटल, देन यू बैलेंस ऑक्सीजन, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना। इस इक्वेशन में आप देखोगे नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज आल्सो नॉन मेटल, लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपका हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल, दो नॉन मेटल, ऑक्सीजन को लास्ट में करते हैं बैलेंस। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। क्या हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है? तो हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू 2, ऑन प्रोडक्ट साइड इज आल्सो 2, दोनों तरफ दो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन इधर पे 2 है, इधर 1 ही है, तो 2 बनाने के लिए हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग नया इक्वेशन जब बनाएंगे, इधर हमारे ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारे पास 2, रिएक्टेंट के साइड भी 2, प्रोडक्ट के साइड भी 2। जैसे ही हम लोगों ने चेंज किया वैसे ही हम लोग ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को शुरू से फॉलो करेंगे। सो वी डोंट हैव मेटल, तो मेटल को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करना। तो नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन वी हैव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू 2, बट इन प्रोडक्ट साइड 2 into 2 इज इक्वल्स टू 4 हो गया हाइड्रोजन उधर। तो हमारे पास ये चेंज हुआ। अब तो थर्ड हम लोग तब जाएंगे जब सेकेंड को ही बैलेंस कर लें। नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं 2 2 जा 4। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया। जैसे ही हम लोगों ने चेंज किया, हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्या हम लोग सब सही है। अगर सही है तो अच्छी बात है, इफ नॉट करेक्ट देन वी विल करेक्ट इट अगेन, क्योंकि हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ रहा है। तो हिट करो, पुट करो नंबर, फिर ट्राई करो कि हाँ हुआ कि नहीं। देखते हैं। Number of hydrogen on the reactant side 4, on the product side 4. Number of oxygen on the reactant side 2, on the product side 2. The chemical equation is balanced. Understood? Let us take a different example. चलो देखते हैं इसमें क्या ये बैलेंस्ड है। सबसे पहले देखेंगे लोग बैलेंस्ड है कि नहीं। We have only 2 atoms, iron and oxygen. The number of irons on the reactant side is 1. The number of iron on the product side is 2. The number of oxygen on the reactant side is 2. On the other hand, the number of oxygen on the reactant side is 3. It is not balanced. So we have the rule. First of all, we have to balance metal, then we have to balance non-metal, then we have to balance the oxygen. MnO. First balance metal, then balance non-metal, then again you have to balance oxygen. And जैसे ही आप मेटल को बैलेंस करते हो उसके बाद आप प्रोसीड करोगे। नॉन मेटल में आपने कुछ भी चेंज लाया, whenever you have balanced the non metal, जब भी आप इधर में आप चेंज करोगे तो शुरुआत से शुरू करेंगे, फिर कहीं और तो दिक्कत नहीं होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोग को मेटल बैलेंस करना है। इन द प्रोडक्ट साइड वी हैव 2 आयरन, इन द रिएक्टेंट साइड वी हैव ओनली 1 बैलेंस्ड। Now we don't have any other non-metal other than oxygen, so let us balance oxygen. In this side we have 3 oxygen, in this side we have 2 oxygen. तो ऐसे करते हैं। अब 3 ऐड 2 क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिस साइड भी आपका, याद रखना एक चीज और, एक ट्रिक है छोटा सा, जिस साइड भी आपका ऑड है ट्राई करो कि उसको इवन बनाने की कोशिश करो। 3 या 3 2 से 6 हो जाएगा। 6 ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट साइड हो गया, तो रिएक्टेंट साइड 3 2 6 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन।
ऑन द बोथ साइड रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। लेकिन जैसे आपने मैंने बोला जैसे आप चेंज करोगे, जैसे आप चेंज करोगे वैसे आपको शुरू से शुरू करना है। तो नॉन मेटल में आपने ऑक्सीजन में आपने चेंज किया, मेटल में शुरू करते हैं। तो मेटल में क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट के साइड में 2 आयरन है जो कि हम लोगों ने पहले बैलेंस किया था। प्रोडक्ट के साइड में क्या हो गया, 2 2 जा 4 आयरन मेटल। अब इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। इधर क्या करेंगे हम लोग, 4 आयरन कर देंगे। जैसे ही चेंज किया फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ आयरन ऑन द रिएक्टेंट साइड 4, ऑन द प्रोडक्ट साइड 2 2 जा 4, ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6। So the number of iron and oxygen on both side means on the reactant side and in the product side is same. So we can say the chemical equation is balanced. इस तरह से chemical equation को हम लोग balance करते हैं। Let us talk about more chemical equation। एक और chemical equation देता हूँ, क्या आप उसको बना सकते हो? एक बार चेक करो, आप वीडियो को पॉज करो, बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हेन कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। सबसे पहले चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड। इफ नॉट, ये डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे सोडियम 1 है, वहां पे सोडियम 2, इट इज अनबैलेंस्ड। तो वीडियो को पॉज करो, आप इस रिएक्शन को, इस केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने, बैलेंस करने की कोशिश करो, उसके बाद आप रिजल्ट देखो। कर लिया आपने? कर लिया तो देखो यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। वी हैव कॉपर, वी हैव सल्फर, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव सोडियम, वी हैव हाइड्रोजन। नाउ कॉपर, लेट अस सी द नंबर ऑफ कॉपर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। On reactant side the number of copper is 1. On the product side also the copper is 1. Let us talk about sulfur. On the reactant side the number of sulfur is 1. On the product side the number of sulfur is 1. Oxygen, the number of oxygen on the reactant side 4 plus 1. यहाँ 4 है, यहाँ पे 1, 5. On the product side 4 plus 2, 6. Unbalanced. Now let us see about sodium. On the reactant side 1, on the product side 2. Hydrogen on the reactant side, hydrogen on the reactant side 1, on the product side 2. ये जो ब्रैकेट लिखता है, ब्रैकेट का मतलब होता है जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो पूरे का पूरा देगा। इफ वी हैव रिटन हियर 3, द नंबर इज, टोटल नंबर इज 3। यहाँ 4 होता था, टोटल नंबर इज 4, तो यहाँ पे 2 लिखा होता, टोटल नंबर 1 यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। So let us balance। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन। मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन। चलो हीट एंड ट्रायल मेथड को शुरू करते हैं। कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है, बैलेंस्ड है दोनों तरफ। और कौन सा मेटल है बेटा, सोडियम एक मेटल है। तो सोडियम ओनली 1, 2 सोडियम। सोडियम का बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही सोडियम को बैलेंस किया, आप रीराइट करो सारा चीज। सोडियम रिएक्टेंट के साइड भी 2 हो गया, प्रोडक्ट के साइड भी 2 हो गया। क्या क्या चेंज आया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में कितना हुआ, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट के साइड में 4 और 2 6 ही था। और कुछ चेंज हुआ, हाइड्रोजन के बारे में बातें करते हैं। हाइड्रोजन 2 इधर और 2 इधर, दोनों तरफ 2 2 हो गया। आगे बातें करते हैं। तो कॉपर हम लोगों ने फिर से, अब जैसे हम लोगों ने कुछ चेंज लाया, शुरुआत से शुरू करेंगे। तो हमारे पास मेटल क्या है, कॉपर है और सोडियम है। कॉपर अभी जो चेंज किया उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। कॉपर, द नंबर ऑफ कॉपर ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 1, द नंबर ऑफ कॉपर ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 1, 1 1 दोनों है। फिर हम लोगों ने बैलेंस किया था सोडियम को, द नंबर ऑफ सोडियम ऑन द रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 2। मेटल हम लोग का बैलेंस, मेटल के बाद नॉन मेटल हम लोग करेंगे, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन। सल्फर से शुरू करते हैं। तो सल्फर ऑन द रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 2, बैलेंस्ड। At last we have to balance oxygen on the reactant side 4 plus 2 6, product side 4 plus 2 6. So this chemical reaction is, ये जो केमिकल इक्वेशन है अब हो गया ये बैलेंस। द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। कुछ करना नहीं है आप लोगों को, इस चीज को बस फॉलो करना है। सबसे पहले आप
इस साइड में एक रफ साइड में आप ये नंबर लिख लो और उसके बाद रफली आप इसको पेंसिल के हेल्प से नंबर चेंज कर करके आप लिखो जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बैलेंस करो, जब भी कहीं पे भी चेंज करते हो, आप अगला शुरू से शुरू करो कि मेरा ये चेंज तो नहीं हुआ, और अगर चेंज हुआ है तो वहीं से फिर से बैलेंसिंग शुरू होगा। अंडरस्टूड? तो ये था हिट एंड ट्रायल मेथड। जो लोग बना रहे थे, क्या उनका आंसर सही है? इफ द आंसर इज करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ इट इज नॉट करेक्ट, देखो एक बार वीडियो का हेल्प लो, बनाओ, समझो। बहुत सारे मैं केमिकल इक्वेशन आपको लिख दूंगा, आपको उसको होमवर्क घर पे बनाना है, मैं उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के। हाँ, द फर्स्ट वन वाज हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम लोग यूज करेंगे दूसरा जो मेथड है हमारे पास, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, या फिर इसको आप कोफिशिएंट मेथड भी बोल सकते हो। अलजेब्रिक मेथड या कोफिशिएंट मेथड, इसको तब यूज करना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। इस मेथड को आप तब यूज करना जब आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड से ये केमिकल इक्वेशन सॉल्व हो नहीं पा रहा है, तब अलजेब्रिक मेथड आपको यूज करना है। ऐसे ही मत यूज करना ना, तो टाइम बहुत ज्यादा चले जाएगा। अलजेब्रिक मेथड में टाइम लगता है। अलजेब्रिक मेथड में क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पॉलिनोमियल भी आप लोग थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा ही पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का नॉलेज होगा तभी आप ये कर सकते हो, या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सब पढ़े हो तभी हो सकता है। नहीं पढ़े हो तो मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, सारे को हम लोग ए बी सी से डिनोट कर लेते हैं। अब सबके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो वी हैव टू एलिमेंट्स, आयरन एंड ऑक्सीजन। फॉर आयरन, आयरन के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो आयरन क्या क्या होगा, ये जो एरो है हमारे पास, ये इक्वल टू का साइन दिखाने का काम करेगा। आयरन के बारे में बात करते हैं, तो आयरन के लिए इक्वेशन बनाएंगे हम लोग ए। सी में इधर इक्वल टू, सी में कितना है बेटा, 2C। ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाएंगे, बी में है हमारे पास, बी में कितना है 2B। सी में कितना है 3C। तो ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सी 3, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन बी पार्ट 2। दोनों को इक्वल ही तो बनाना है हम लोग को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल बनाना है। अब क्या काम करते हैं हम लोग, जब जैसे ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, हम लोग इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल ज्यादा बार आ रहा है, विच ऑफ द वेरिएबल इज रिपीटेड मोस्ट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं C इज रिपीटेड मोस्ट। C 2 बार आया है, A 1 बार आया है, B भी 1 बार आया है। C बहुत बार रिपीट हुआ है, C को हम लोग कंसिडर करते हैं लेट C इज इक्वल्स टू 1। जैसे हम लोग C को 1 किए तो A का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 2। A का वैल्यू आ गया 2, और यहाँ पे हम लोग C का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 into 1, B इज इक्वल्स टू 3/2। B का वैल्यू आ गया 3/2। तो ये जो वैल्यूज आया हमारे पास, ये इन इक्वेशन को सॉल्व करके इन वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जिसका हम लोग लिया। A का वैल्यू हम लोग क्या लिया 2, B का वैल्यू 3/2, C का वैल्यू 1। अब ये बैलेंस्ड है, द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। लेकिन आपको डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है ना, जगमगाता हुआ ये छोटा सा 2, ये 2 डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑन मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 2, तो होगा क्या यहाँ पे, देखना ध्यान से। मैं ये लोअर पार्ट को मिटा देता हूँ, यार रहने देता हूँ। 2 into 2, 2 into 3/2, और यहाँ पे 2 into, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नया इक्वेशन हम लोग इसको लिखते हैं। सो 2 into 2 4Fe, 2 cancels, plus 3O2 gives 2Fe2O3।
मिल गया हम लोगों को। अब देखते हैं क्या जो इक्वेशन हम लोग को मिला है, द इक्वेशन वी हैव गॉट आफ्टर सॉल्विंग दिस मच इक्वेशन, इज दिस केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड और नॉट। सो लेट अस सी, वी हैव ओनली टू elements, iron, oxygen. The number of iron on the reactant side is 4. The number of iron on the product side, 2 2s are 4. The number of oxygen on the reactant side, 3 2s are 6. On the product side, 2 3s are 6. The chemical equation is balanced. So this is also the way to solve a unbalanced equation to into a balanced chemical equation. तो ये दो मेथड आप यूज करोगे, और ये जो मेथड है अल्जेब्रिक मेथड या कोफिशिएंट मेथड आप इसको बोलते हो, ये मेथड तभी यूज करना जब आप कहीं पे फंस जाओगे। हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं आ रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड में फंस गए, समझ में नहीं आ रहा, हो नहीं पा रहा, तभी इस मेथड को यूज करोगे, नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड इज द बेस्ट और जल्दी बन जाता है। ये बहुत टाइम टेकिंग है। अंडरस्टूड? चल, तो मैं 2-3 इक्वेशन आपको दे देता हूँ और उनका बैलेंस्ड फॉर्म भी दे देता हूँ, आप उसको घर पे बनाना। यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशंस मैंने दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों केमिकल इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करता हूँ, तब तक आप पॉज करके सॉल्व कीजिए। इफ डन देन आप मिला लोगे, इफ नॉट डन देखो कैसे होगा। सो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन। यहाँ पे देख लो सोडियम 1 है हमारे पास। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। इधर कितना है? सोडियम हमारे पास 2 है। कर लिया बैलेंस। अब सोडियम को बैलेंस करने के बाद हम लोग क्या देखना है? ऑक्सीजन, क्योंकि दूसरा तो और कुछ है नहीं। इन दिस साइड वी हैव 2 ऑक्सीजन, इधर एक ही ऑक्सीजन है, बैलेंस कर लिया। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हम लोग को फिर से कहां से? मेटल से शुरू करना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर मेटल देखेंगे, 2 2 4 हो गया रिएक्टेंट साइड में, इधर तो 2 ही है, हम लोग कर देंगे 4। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब चेक कर लेते हैं। सोडियम इधर 4, इधर 2 2 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी 2, बैलेंस्ड। मूविंग फॉरवर्ड अगले इक्वेशन में हम लोग देखते हैं। MgO इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड H2O। अलग इसको अलजेब्रिक मेथड से, इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करेंगे, बनाएंगे। इसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड से बनाएंगे, तो देखेंगे आगे इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। MgO इज इक्वल टू, सबसे पहले मेटल देखते हैं। तो मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम 1 1, इसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। हाइड्रोजन देखते हैं, 2, यहाँ 2 + 1 3, यहाँ पे 2, ओह नो इट इज नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे देखो क्लोरीन 2, यहाँ पे 1। तो हाइड्रोजन को या फिर क्लोरीन को, दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको लास्ट में बैलेंस करना है। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, आपने यहाँ पे बैलेंस कर लिया 2। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है? अब 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे आप 2 कर दो, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अब जैसे ही आपने चेंज किया, शुरू से शुरू करेंगे। मैग्नीशियम, द नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑन द रिएक्टेंट साइड 1, नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑन द प्रोडक्ट साइड 1। मेटल का काम खत्म। नॉन मेटल में हम लोग क्लोरीन पहले देखेंगे, हाइड्रोजन भी पहले देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 1 2, क्लोरीन 2 है इधर, और यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो 2 2 क्लोरीन है दोनों तरफ, क्लोरीन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज also balanced. Now let us see about oxygen. Here we have 2 oxygen and 2 1 2, here also we have 2 oxygen. So the equation is balanced. तो इस तरह से आपको बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड से बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। जब नहीं समझ में आएगा, कुछ इक्वेशन में जब नहीं समझ में आएगा, तब आपको बैलेंस करना। चलो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे लोग अलजेब्रिक मेथड से। इस इक्वेशन को हम लोग A करेंगे, इसको B करेंगे, इसको C करेंगे, इसको D करेंगे। वी हैव क्या क्या हमारे पास? आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। 3 इक्वेशन बनेगा। एक आयरन के लिए बनाना है, एक सल्फर के लिए बनाना है, और एक ऑक्सीजन के लिए बनाना है। तो आयरन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो इन द रिएक्टेंट साइड A, एक ही आयरन, तो A इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में यहाँ पे है 2C। सल्फर के लिए बनाते हैं 2A, 2 है इसीलिए, और तो कहीं सल्फर नहीं है, नहीं है। इधर कहाँ पे है? सल्फर यहाँ पे, इज इक्वल्स टू D, एक ही है ना वहाँ पे, इसलिए D। सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है? 3C, सॉरी वी हैव 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी है 3C + 2। तो ऑक्सीजन जहाँ पे होगा, अगर प्रोडक्ट साइड में 2 जगह है तो उसको ऐड करके लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में अगर 2 जगह होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग इक्वेशन में। सबसे पहले देखते हैं कि कौन ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। ए कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 and 2 टाइम्स, सी 1 2, डी 1 2, बी 1 1। तो बी को छोड़ के आप किसी को भी देंगे। चलो हम लोग मान लेते हैं इस बार भी सी को 1 मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर लेट सी इज इक्वल्स टू 1। तो सी को 1 मानेंगे तो क्लियरली सी का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो ए इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इस जगह पे ए का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो डी का वैल्यू हो गया हमारे पास 4। लास्ट इक्वेशन में क्या हमारे पास केवल बचा बी निकालने के लिए। लास्ट इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, 2b इज इक्वल्स टू 3, सी की जगह हम लोग 1 लिख लेते हैं, प्लस में 2, डी की जगह पे हम लोग 4 लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 2 जा 8। तो b इज इक्वल्स टू 8 3 11 बाई 2। हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया। सारे को पुट करते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 11 बाई 2, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 1 छोड़ देना है, और d इज इक्वल्स टू 4। बातें समझ में आ गई। अब हमारे पास ये जगमगाता हुआ डिनोमिनेटर पार्ट है, उसको हटाना है। तो डिनोमिनेटर पार्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए। तो 2 2 जा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 2 इंटू 4। इस इक्वेशन को मैं रिराइट करता हूँ, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, एफएस 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं। 2 यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 जा 8। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज करना, बनाने का कोशिश करना, बन जाए तो मुझे बताना, कमेंट करना कि बना कितना टाइम लगा बनने में। बनेगा तो ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल मेथड से भी, बस बनने में टाइम कितना लगा। क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो हिट एंड ट्रायल मेथड में समझ में नहीं आ रहे, बहुत लंबा जा रहे हैं, क्या डाले क्या नहीं डाले। तो वैसे मेथड के लिए ही आपको अलजेब्रिक मेथड यूज करना है। और अलजेब्रिक मेथड मैं बोल रहा हूँ इसको फाइनल यूज करना, क्योंकि ये आपका टाइम टेकिंग है। इसको आप तभी यूज करोगे जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या आगे। इतना करने के बाद भी बैलेंस हो नहीं रहा है। अब क्या ये बैलेंस है, चेक कर लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ आयरन 4 मेटल पार्ट हो गया हमारे पास। मेटल के बाद हमारे पास नॉन मेटल में सल्फर है, ठीक है ना। सल्फर को चेक करते हैं, 4 2 जा 8 सल्फर, 8 सल्फर क्लियरली बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को देखते हैं, 11 2 जा 22 ऑक्सीजन, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन एंड प्लस 8 2 जा 16 ऑक्सीजन, 6 प्लस 18 22। So oxygen is also balanced in this chemical equation. So this is all about chemical equation, balancing a chemical equation, skeletal equation, balanced and unbalanced chemical equation, how to represent a chemical equation। ये सारी बातें थी chemical equation के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि जब मोर एक chemical equation को और ज़्यादा informative कैसे बनाते हैं। तो आप फर्स्ट वीडियो याद करो, कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। तो जितने सारे कंडीशंस हैं उन कंडीशंस का हेल्प लेते हुए हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, जो कि हम लोग पहले वीडियो से ही देखते आ रहे थे। वहाँ पर तो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, ऐसे ही दे दिया था, समझाया नहीं था कि ये क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो क्यों लिखा जाता है, क्यों इंफॉर्मेटिव हम लोग को बनाया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं तो हम लोग हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। So our next topic is how to make a chemical reaction more informative। एक केमिकल रिएक्शन को आप और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। तो एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको क्या करना है, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है, उसमें हीट चेंज के बारे में बताना है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक और कंडीशंस के बारे में आपको बताना है। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हम लोगों को मिलता है मिथेनॉल, CH3OH। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को मिलती हैं। अब हमारे पास ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग गैसियस फॉर्म में लेते हैं, फिजिकल स्टेट। हाइड्रोजन, इसको भी गैसियस फॉर्म में लेते हैं।
जो हमारे पास बना है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। अगला हमारे पास हीट चेंज और जितने भी कंडीशंस उसको देखते हैं। तो हीट चेंज में यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है हम लोग लगभग 300 डिग्री सेल्सियस, 300 to 350 आसपास होता है। दिस इज द टेम्परेचर। प्रेशर के बारे में बात कर लें तो लगभग आपका 300 ATM प्रेशर होता है। और कंडीशंस जो है, कंडीशंस करने का मतलब यहाँ पे आप क्या कैटलिस्ट ले रहे हो। कंडीशंस करने का मतलब मैंने जो पहले वीडियो बनाया बताया था आपको, प्रेशर के बारे में आपको बताना है। आपको प्रेशर के बाद आपको यहाँ पे अगर हीट चेंज हो रहा है तो हीट चेंज के बारे में आपको बताना है कि कितना हीट आपने किया है वो लिखना है। साथ ही साथ आपको कैटलिस्ट के बारे में लिखना है, कैटलिस्ट के बारे में लिखना है। और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है तो आपको इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखना है। तो ये सारी बातें हैं। कंडीशन हमेशा हम लोग एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे लिखते हैं। तो कैटलिस्ट अगर यूज करें उसको एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो कैटलिस्ट लेते हैं वो है जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। तो दिस इज द कैटलिस्ट। सो इस तरह से ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा, इस केमिकल इक्वेशन से हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों ने लिया है वो गैसेस फॉर्म में लिया है, गैस हम लोगों ने दिखा दिया, इन्फॉर्मेशन मिल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो भी गैसेस फॉर्म में मिला है। जो लोग प्रोडक्ट बना है मिथेनॉल लिक्विड फॉर्म में। क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशंस रखी हैं हम लोगों ने। 300 ATM प्रेशर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होगा, और इनके साथ कैटलिस्ट जो है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये सारे कंडीशन। अब पता चल गया कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इनके प्रेजेंस में तो हम लोग बोलते हैं जनरली कि when carbon monoxide is treated with hydrogen gas in presence of zinc oxide and chromium oxide at high pressure of 300 ATM and a high temperature of 300 degree Celsius we get methanol। इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा छोटा सा लिखते। और गैसियस लिखने की वजह हम लोग जो रिएक्शन बता रहे थे उसमें हम लोग गैस का जिक्र किए थे। मिथेनॉल का कौन से स्टेट में मिला वो भी जिक्र नहीं किए थे। वी हैवंट डिस्कस्ड अबाउट द स्टेट, बट यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट द मेकिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। होप यू लाइक द वीडियो। जितना चीज़ आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा जाना, मुझे लगता है कि सारी बातें क्लास 10th के हिसाब से आपने सारी बातें सीख ली है, आपने सारी बातों को जान लिया है। तो लगे रहें, बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। थैंक यू ऑल।